फ्री में दे रही है ऑलमोस्ट, जो पूरा इलाका है। अभी इन्होंने बात की विंड की 50 और आपके जो सोलर है वो 1 लाख से ज्यादा मेगावाट आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन पॉलिसीज तो हो ना, आपकी पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए, लिबरल पॉलिसीज। जैसे आपने कहा इंडिया बना रहा है तो हम क्यों नहीं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करा सकते आपकी विंड की भी और सोलर की भी। देखिए, जहाँ तक लिबरलाइजेशन का ताल्लुक है, इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि जब हम बड़े फ्रेंडली सिर्फ बातें हो रही हैं। 50 मेगावाट अभी लोग बता रहे थे एक दफा कि 50 मेगावाट से ज्यादा अगर हो तो इस्लामाबाद जाना पड़ता है अप्रूवल के लिए। एक तरफ सिंध की ऑटोनॉमी और पंजाब की ऑटोनॉमी की बात हो रही है, एक छोटा सा डिसीजन कि 50 मेगावाट कोई आदमी प्रोड्यूस करना। आपको क्या तकलीफ है भाई, शॉर्टेज है बनाए, उसका प्लांट चलता है, चले ना चले ना चले, आपको क्या जरूरत पड़ेगी कि बीच में इन्वॉल्व हो। ठीक है, आप डाटा कलेक्ट कर ले कि भाई कितने प्लांट लगे, टोटल प्रोडक्शन क्या आ गई। जब शॉर्टेज खत्म हो जाएगी तब तो ओवर प्रोडक्शन की बात आएगी, अभी तो ओवर प्रोडक्शन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, इसमें आप जो रोक देते जाके। आपने व्हाट अबाउट विंड एनर्जी, वहाँ भी रुकावट नहीं, वो तो छोटे प्लांट्स होते हैं ना। जी हाँ, विंड एनर्जी में भी जो लोन सैंक्शन होते हैं वो इस्लामाबाद से हो रहे होते हैं। हर आदमी को काम के लिए इस्लामाबाद भागना होता है। जैसे आपने अभी बात की प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की, देखिए हम लोगों को कम से कम उन मुल्कों से सीखना चाहिए। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वहाँ 50 स्टेट्स हैं, 118 मुल्कों के लोग वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ की कम्युनिटी जो है उस पर है। वहाँ पे प्रोविंशियल स्टेट्स को इतनी आज़ादी है कि न्यूयॉर्क में या नायग्रा फॉल से जो बिजली पैदा होती है वो बहुत सस्ती है। अच्छा जी, अच्छा, यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी रेट कराची में पेट्रोल जिस भाव बिकता है उसी रेट पे जो है वो पेशावर में नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, अच्छा, यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी रेट कराची में पेट्रोल जिस भाव बिकता है उसी रेट पे जो है वो पेशावर में नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का डिफरेंशियल तो आना चाहिए। 1956 तक ऐसा नहीं होता था, कराची में पेट्रोल सस्ता था और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी, अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट we are going to bear, Karachites are bearing the cost of whole of the country। तो इसी तरह अगर यहाँ पे जैसे अभी मैं उस पर थरकोल की बात करना चाहूँगा इस वक्त। अब सिंध में 1994 से बेनज़ीर साहिबा की पहली गवर्नमेंट जब आई थी, उन्होंने काफ़ी इस पर तवज्जो दी और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान और अमेरिकन कंपनीज ने भी ये साबित हुआ कि 175 बिलियन कोल ये लेमैन के लिए बताएं कि ये ऑयल के टर्म में कितना बना। ऑयल के टर्म में ये तकरीबन 175 बिलियन टन्स जो हैं वो 600 बिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल के करीब बनते हैं। 600 बैरल जी, अगर आप इनको टन्स ऑफ ऑयल में कन्वर्ट करें। अच्छा, और ये आपको और मजीद एक लेमैन को समझाने के लिए, सऊदी अरब के जो रिजर्व हैं वो 260 बैरल्स हैं, बिलियन जी, बिलियन बैरल्स। तो उससे ये डबल है, उससे ज्यादा है ये, अगर हम इसको टन्स ऑफ ऑयल में कन्वर्ट करें। और ये 94 से इस पे अमल नहीं हो रहा। 94 से जो है वो प्रूवन रिजर्व मौजूद हैं, लेकिन वो कालाबाग डैम का शोशा आ गया बीच में कि कालाबाग डैम बनेगा। ब्यूरोक्रेसी और मुख्तलिफ जो यहाँ पे लॉबीज काम कर रही होती हैं, उन्होंने थरकोल को आगे नहीं बढ़ने दिया। हालांकि थरकोल जो है वो इतना गोल्ड माइन है जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा, वो जो शिनवा ग्रुप आई थी 6000 मेगावाट लगाने, तो उसके साथ क्या हुआ कि वो चली गई एक बैग। वो तो ये मुशर्रफ साहब के दौर में जो कंपनी आई थी, जी हाँ, उसमें सिर्फ चंद सेंट के ऊपर जो है ना वो उसका एग्रीमेंट उन्होंने नहीं किया। इस्लामाबाद इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह काफी तैयार कर लिया था, एयरपोर्ट और ये वो, तो सब उसके जो इन्वेस्टमेंट थी वेस्ट हो गई। या अब वो चली गई वापस कंपनी, अब उसको वापस लाने की कोशिश की जा रही तो वो आ नहीं रही। अभी इन्होंने एंग्रो के साथ शर्म निभाने के लिए मेरे ख्याल में एग्रीमेंट किया सिंध गवर्नमेंट ने। 1000 मेगावाट का वो लगा रहे हैं। हाफ इक्विटी जो उसकी है वो सिंध गवर्नमेंट देगी, हाफ एंग्रो देगी। 60-40% है, सिंध गवर्नमेंट 60% जी, तो ये बेसिकली सिंध गवर्नमेंट ही का प्लांट हो गया। और 40% शिनवा 100% अपना कर रही थी। जी जी, और 6000 मेगावाट अगर लग जाता, और ये जनरेट करेंगे 600 से 1000 मेगावाट एक ब्लॉक इनको दिया जी, जबकि वो 6000 करता। लेकिन ये इस लिहाज से बहुत अच्छा है कि अगर लोकल कंपनी, एंग्रो इज पाकिस्तानी कंपनी इन्वेस्ट करेगी तो इसकी वजह से बाहर की कंपनीज डेफिनेटली उनका जो एतमाद है पाकिस्तानी इकोनॉमी पे दैट विल। लेकिन अगर शिनवा कामयाब हो जाती 6000 मेगावाट पे तो और ज्यादा लोगों को एतमाद होता कि भाई एक बाहर की कंपनी कर रही, हम भी चले करें। अब तक हो सकता था कि 10-12 हज़ार मेगावाट की तरफ हम जा रहे होते और ये शॉर्टेज ही ना होती। सब मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात है और गवर्नमेंट लैग करती है पॉलिसी मेकिंग में। और अब लोग ये कहने पे मजबूर हो गए कि जी अगर थरकोल सिंध में ना होता
और काला बाग डैम पंजाब में ना होता तो दोनों प्रोजेक्ट्स लग चुके होते। यानी आप अंदाजा लगाइए कि कितने अरसे से ये हो रहा है। अब आप दूसरी चीज़ है कि जी भाषा बना लें, भाई आप कहने को तो कह दिया आपने उसकी जगह देखी है कि भाषा डैम जिस जगह पे आप बना रहे हैं उससे जो आप नेशनल ग्रिड के लिए लेके आएंगे तो ट्रांसमिशन लाइन पे कितना एक्सपेंसेस आएगा? बिल्कुल नॉर्थ में है ना, बिल्कुल नॉर्थ में है और पीक पे है, तो उसकी जो ट्रांसमिशन लाइन आप जब मिलाएंगे तो उससे ज्यादा खर्चा हो जाएगा। ये कोई चीज़ सोचता नहीं है, सिर्फ सियासी बयान देने में तो कोई। लेकिन मसला ये है कि जो आपकी टेक्निकल बॉडीज हैं, क्या आपने कभी उनसे कंसल्ट किया है? पाकिस्तान में इंजीनियरिंग काउंसिल और इस तरह के जो टेक्निकल इदारे हैं, कभी कोई किसी हमारे अपने इदारों से तो कोई कंसल्ट नहीं करता। हम बाहर की जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज उनको कोई पॉलिटिक्स से भी कोई ताल्लुक नहीं। अभी देखिए आप वही कहेंगे ना जो कि मतलब इंजीनियरिंग पॉइंट, जैसे आपने कॉस्ट की बात की, मैं तो एक लेमैन हूं, मैं भाषा डैम पे बड़ा खुश हो रहा हूँ, लेकिन अभी आपने बताया लेकिन उसकी ट्रांसमिशन लाइन जब लगाने जाएंगे उसकी फैसिलिटी बनाएंगे, बना ले वहां से तो उसके टावर साहब को हेलीकॉप्टर से ले जाके लगाने पड़ेंगे। अगर आप आरपीपी का देखें कि उसकी जो रिपोर्ट बनवाई गई है वो आपने एडीबी से बनवाई है। क्या आपके पास यहाँ टेक्निकल इदारे नहीं थे? आप एतबार क्यों नहीं करते अपने टेक्निकल इदारों पे कि जो आप चीज़ कहेंगे वो आपको सही मशवरा देंगे? बड़ी साहब, मुबीन साहब, बहुत अच्छी डिस्कशन हो रही है, लेकिन इस वक्त हमारा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आपके आने का, आप लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। नाज़रीन, आपने पावर क्राइसिस के बारे में भट्टी साहब और मुबीन साहब की बातें सुनी। हमें बड़ा इंसाइट मिला है कि ये जो प्रॉब्लम्स आई हैं ये क्यों आई हैं। जैसा कि मैंने भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन इस पर किया कि हबको को जब लगाया गया और जिसके बाद प्रॉब्लम्स आई, उससे बाहर की इन्वेस्टमेंट नहीं आई। छोटी छोटी IPOs जो लगे उनको, जैसे कि भट्टी साहब ने बताया कि उनको पैसे रोक के उनको मार दिया गया, बंद कर दिया गया। तो इन हालात में जाहिर है इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी। जहाँ तक थर्कोल का सवाल है, मुबीन साहब ने बताया कि इतनी बड़ी कंपनी शिनवा आई 6000 मेगावाट लगाने के लिए, उसको भगा दिया गया थोड़े से पैसे के लिए। तो ये जो हमारे क्राइसिस है ये कोई अल्लाह मियाँ की तरफ से नहीं आया, ये हमारे करतूत का नतीजा है। और आज भी जैसा भट्टी साहब ने कहा कि अगर हम लोग एक कौम बन के सोचें, ये पंजाब और सिंध और ये फ़र्क ना करें, तो भाषा डैम, ये काला बाग डैम भी बन जाएगा और थरकोल भी बन जाएगा। और 40-50 हज़ार तो आप सिर्फ शायद सब टोटल करें तो और ज़्यादा विंड से आप क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी कीमत ओवर ए पीरियड इतनी महंगी नहीं है। तो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है, यहाँ सूरज भी है, यहाँ हवा भी है, तो यहाँ ये चीज़ों का प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। सिर्फ एक नेशनलिस्टिक सोच की ज़रूरत है, उसके साथ हम इस मसले को हल कर सकते हैं। साथ साथ KEC जैसे इदारे को कम से कम 8-10 इदारों में तोड़ने की ज़रूरत है। कोई इदारा इतना बड़ा काम नहीं कर सकता दुनिया में कि पावर भी जनरेट भी करे, डिस्ट्रीब्यूट भी करे। कम से कम जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह को अलग किया जाए तो मसला हल हो सकता है। ये रियल एस्टेट कंपनीज़ के बजाय प्रॉपर किसी अच्छी कंपनी को दिया जाए इसको चलाने के लिए, तो ये KEC जो है बेहतर हो सकता है। इसी के साथ आज का मैं प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह किसी और मौजू के साथ फिर हाजिर होऊंगा। खुदा हाफिज़।